बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अमेरिका ने बदनाम ज़माना एयर बेस बगराम का जो अड्डा है वो खाली कर दिया है और कंट्रोल जो है अफ़गान फोर्सेस के हवाले भी कर दिया गया है और गैर मुल्की अफवाज का जो इनखला है वो भी बड़ी तेज़ी से जारी और सारी है। तालिबान ने इसका खैर मकदम किया है कि अड्डे को जो खाली किया गया है अमेरिका की तरफ से, लेकिन असल इम्तिहान तो अफ़गान हुकूमत का शुरू हो चुका है कि किस तरीके से उन्होंने इस एयर बेस पर काबू पाना है और तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान क्या सेटलमेंट होती है ये तो आने वाले वक्तों में पता लगेगा। लेकिन इम्तिहान तो है, वो इम्तिहान शुरू है। जहां अफगानिस्तान का है वहां उसके साथ जुड़े हुए दीगर ममालिक का भी है। तो अफगानिस्तान में हालात जो हैं वो खाना जंगी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पाकिस्तान ने कैसे पॉलिसी मुरतब करनी है और पाकिस्तान ने किस तरह से इस अफगानिस्तान में से जो अमरीकी फ़ौज का इनखला है उसको किस तरह से टैकल करना है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अफगान हुकूमत और तालिबान के साथ किस तरह से मामलात हमें सेट करने हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और चीन के हवाले से बहुत बातें हुई और यह भी कहा गया कि चीन से किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने यह कहा कि दबाव बहुत ज़्यादा है लेकिन चीन के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, जबकि इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठे कि किसका दबाव है और कौन कहता है कि चीन के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको ज़रा पीछे की जानिब धकेला जाए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसके दिफा में आज बात कही और उन्होंने कहा कि चीन से ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए कोई सामने खुलकर बात नहीं करता या किसी ने हमें आकर खुलकर नहीं कहा, बल्कि ये बातें जुबानी तरीके से की जाती हैं। तो कौन लोग हैं, कौन से ममालिक हैं जो इस तरह की जुबानी बातें करते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब के कौमी सलामती इजलास में अदम शिरकत और बहुत से सवालात इसके ऊपर उठ गए कि वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं आए, कैसा तासुर रहा, क्या वजूहात थी। तो फवाद चौधरी साहब भी मैदान में आए और असेंबली सेक्रेटरीट से ये बयान जारी किया गया कि अपोजिशन लीडरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपोजिशन लीडर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसकी बिना पर वो नहीं आए। और फवाद चौधरी साहब ने तो नाम भी ले लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का पैगाम मिला और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो फिर हम नहीं आएंगे, इस वजह से वज़ीर आज़म साहब नहीं आए। और नून लीग के जो रहनुमा है वो भी आमने सामने आ गए और फिर उन्होंने ये बात कही कि जो कौमी असम्बली का इजलास है वो स्पीकर कौमी असम्बली बुलाता है और शहबाज शरीफ साहब के कहने के और मना करने पर वज़ीर आज़म साहब नहीं आते, तो ये कैसे हो सकता है। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर सारे के सारे वहाँ पर मौजूद होते तो एक मजबूत कौमी बयानिया जाता। तो इसके ऊपर बात करेंगे। बिजली जो है वो 2.97 रुपये यूनिट जो है महंगी हो चुकी है। पेट्रोल महंगा हुआ, LPG की कीमतें महंगी हुई और दीगर चीज़ें भी महंगी हुई, तो आज बिजली भी महंगी हो चुकी है नाजरीन। और नेपरा ने इसकी इजाज़त भी दे दी है। बोझ जो है वो डायरेक्टली तो आवाम पे ही पड़ेगा क्योंकि आवाम ने ही बिजली के बिल देने हैं। लोड शेडिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जारी है और कई घंटे जो है बिजली नहीं आती, लेकिन बिजली की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। और सब्जियों की कीमतें भी जो बढ़ चुकी हैं। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है कि 17 अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। सब्जियों की कीमतें जहां पे बढ़ी तो वहां पर लाहौर के एक ऐसे सब्जी फरोश की भी बात करेंगे जिसने सब्जी सस्ती बेची और उसे जेल जाना पड़ा, लेकिन अब उसे जमानत मिल चुकी है। और अगर वक्त रहा तो कश्मीर इलेक्शन पर भी बात करेंगे कि दोनों तरफ से हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमा जो हैं वो जीतने की बातें करते हैं कि हम जीतेंगे, तो जीत किसकी होगी ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन तैयारियां कैसी हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो जनाब तसद्दुक गिलानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तसद्दुक साहब बहुत शुक्रिया। अमेरिका ने बदनाम ज़माना एयर बेस जो है वो खाली कर दिया है, बगराम अड्डा जो है वो खाली हो चुका है और वो वहाँ से जा रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि असल इम्तिहान जो है वो तो अफ़गान हुकूमत का शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया एहसन भाई। पिछले हफ्ते भी थोड़ी सी हमने इस पर बात की थी। अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने विड्रॉल के जो डिसीजन लिया उसको बड़ा वेलकम भी किया गया, ख़ास तौर पे तालिबान की तरफ से। अफ़गान गवर्नमेंट के उस पर डेफिनेटली तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से ये विड्रॉल हो रहा है और स्पेशली इतना बड़ा जो एयर स्ट्राइक सिस्टम वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया हुआ था इस बटगाम के इसकी अड्डे पे, तो उसके खाली होने से
आपको याद है कि बातें हो रही थी कि उसके लिए रिप्लेसमेंट चाहिए, कोई ना कोई फ़ौजी हवाई अड्डा ऐसा चाहिए या एयर बेस ऐसा चाहिए जहाँ से अमेरिका अपनी प्रेजेंस रख सके और किसी नागहानी सूरत हाल जो अफ़गानिस्तान में पेश आए उसको टैकल कर सके। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है। तो इस उजलत की वजह से आप देखें तो रशिया भी इवन थोड़ा सा परेशान है। उन्होंने कहा जी बहुत जल्दी में डिसीजन लिया गया। अफ़गान तालिबान ने इसको वेलकम किया है। डेफिनेटली अफ़गान तालिबान इस वक्त कुछ 70% के करीब अफ़गानिस्तान के इलाकों पे इस वक्त उनका कंट्रोल है और अफ़गान गवर्नमेंट बज़ाहिर 30% से कम या काबुल के आसपास उनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वहाँ भी वो स्ट्रगल करते पाए जाते हैं। अब बडगाम एयरबेस को किस तरह से वो डिफेंड करेंगे, अफ़गानिस्तान तालिबान का डेफिनेटली पहला टारगेट शायद वही हो। उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो जो पुराना शुमाली इत्तेहाद था उसको भी अफ़गान गवर्नमेंट ने इनकरेज किया है कि वो ज़रा रिवाइव करने आएँ और तालिबान के ख़िलाफ़ उनको हेल्प करें, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद लगता यही है कि 90s के दौर की जो खाना जंगी थी, खुदा न खास्ता वो इनिशिएट ना हो। और उसके इनिशिएट होने से ये होता है कि चूँकि आप डिस्टेबलाइज करते हैं पूरे मुल्क को, बहुत सारी क़ुव्वतों को खेलने का मौका मिलता है और जो हमारे बॉर्डर्स हैं बहुत हद तक इनसिक्योर हो जाते हैं। सही, तो क्योंकि जो साथ बॉर्डर जुड़े हुए हैं ज़्यादातर उन मुमालिक को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह की आपने बात की, तालिबान ने भी खैर मकदम किया है और असल इम्तिहान तो अफ़गान हुकूमत का है। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी ये बात कही कि ये अखबारात की जीनत भी है कि तालिबान के साथ बहुत कम पेशरफ्त हुई है, तो ये हम कह नहीं सकते मुस्तकबिल में कि यहाँ पर दहशतगर्दों का कोई महफूज ठिकाना ना हो। डेफिनेटली कि तालिबान ने अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद अफगानिस्तान में अपनी कुव्वत को कम नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी बात और है। अब तो वो अपनी विक्ट्री समझते हैं। और अभी आप सोचें अगर अमेरिका वहाँ से विड्रॉ कर गया है तो इसे तो क्या सूरत हाल होगी। बहुत बड़ी उनके ख्याल में सियासी तौर पे उनकी विक्ट्री है जो बाद में कंट्रीब्यूट कर सकती है उनकी फौजी फतह के हवाले से। तो तालिबान डेफिनेटली इससे फ़ायदा उठाएंगे और तालिबान के ख़िलाफ़ जो शुमाली इत्तेहाद को भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग आके सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी करेंगे, अदरवाइज़ भी करेंगे। तो खुदा न खास्ता खाना जंगी ख़तरा तो है। तालिबान ने अगर आपको याद हो 90s में भी बड़ी स्पीड से उन्होंने पेशकदमी की थी और अफ़गानिस्तान का काफ़ी हद तक कंट्रोल ले लिया था अनटिल अनलेस के सितंबर 11 हुआ और अमेरिका ने दोबारा से मुदाखलत की। तो अभी चूँकि ऑलरेडी वो बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और अमेरिका के विड्रॉल के बाद मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा अरसा लगेगा तालिबान को मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए। हाउएवर जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट है एग्जिस्टिंग अफगान गवर्नमेंट की अमेरिका की तरफ से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, वो डेफिनेटली अपना रोल प्ले करेगी। तो वहाँ पे अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर दोबारा से उसमें इंटरफेयर करने इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं तसद्दुक़ साहब। नज़ीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान को कैसे पॉलिसी मुरतब करनी है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर खाना जंगी का माहौल पैदा होता है तो पाकिस्तान को इससे पर सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी अमेरिका की एयरबेस खाली होने पर और अमेरिका ने एयरबेस अफ़गानिस्तान का खाली कर दिया है। अफ़गानिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे और अफ़गान हुकूमत को कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स जिन ममालिक के साथ जुड़े हैं उन ममालिक को भी बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। और पाकिस्तान की तो बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा असरात जो हुए अफ़गान खाना जंगी के हों या अमेरिका के वहाँ पर आने के हों या अमेरिका के वहाँ से जाने के हों, वो असरात पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा मुरतब होते हैं और होते रहे हैं। तो तसद्दुक़ गिलानी साहब, अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं वो खाना जंगी की तरफ भी जा सकते हैं। पाकिस्तान को कैसी पॉलिसी मुरतब करनी होगी, पाकिस्तान को क्या करना होगा, क्योंकि जहां अफ़गानिस्तान हुकूमत के लिए चैलेंज है वहां पाकिस्तान हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज है। पाकिस्तान के लिए हमेशा अफ़गानिस्तान जब से ये खाना जंगी स्टार्ट हुई है या जब से ये अफ़गान वॉर स्टार्ट हुई है, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम पर। 90s में भी जब हमने बात की, क्योंकि सिनेरियो वैसे ही हो रहा है, तो पाकिस्तान को सबसे
ज़्यादा तबाही बर्दाश्त करनी पड़ी। आपको याद है कि बम धमाके, इंस्टेबिलिटी, हमारे मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स होना और अफगान मुहाजिरीन को भी हमने मुहाजिरीन को हैंडल करना बहुत बड़ी तादाद में। और फिर हमने थोड़ा सा एहसन भाई देखा जाए तारीख़ में, तो हमने ईरान के हवाले से देखें तो वहाँ पे उन्होंने अफगान मुहाजिरीन को कंटेन करके रखा, एक इलाके के अंदर रखा, वहाँ उनको प्रॉपर रजिस्टर किया और उनका इंसर्ट नहीं होने दिया ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग इसको नहीं उस तरह कर पाए। तो अफगान मुहाजिरीन डेफिनेटली वो तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उस देश में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जो आपके मुल्क को या आपकी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फेलियर रहा है पिछले दौर में। मेरा ख्याल है जो आपने बात की कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इस फेलियर से अब सबक सीखना चाहिए कि हम अभी से अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना, अपने बॉर्डर्स के साथ जो सिस्टम है हमारा उसको बेहतर बनाएं ताकि इंसर्शन कम से कम हो या ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो तालिबान के साथ, अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ट्रेडिशनली बड़े मुनासिब ताल्लुकात रहे हैं, उन्हीं को खैर डैमेज होने से भी बचाते रहे हैं हम लोग पास में बहुत दबाव के बावजूद। तो उसको भी प्रॉपरली फॉलो अप इस तरह किया जाए कि अफ़गान तालिबान जब अपना जो सफ़र है जो हम बात कर रहे थे, अगर वो इस काबिल हो जाते हैं कि अफ़गानिस्तान टेक ओवर कर लेते हैं तो कम से कम हमारे साथ उनके ताल्लुकात बड़े बरादराना हो। और नहीं, ये तो पाकिस्तान ने वाज़े किया हुआ है कि हमारी जो पॉलिसी है वो गैर जानिबदाराना है, चाहे वहाँ पर तालिबान हो या जो मौजूदा हुकूमत है, जो भी वहाँ पर आए हम उसके साथ उसी तरह चलेंगे कि मुल्क से मुल्क का राब्ता है। ऐसे ही। और दूसरी बात है जहाँ जो अफ़गान अवाम चाहती है हमें उसी जो मौक़िफ़ को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान के डिस्टेबलाइज होने से स्पेशली इंडिया को मौका मिलता है कि वो हमारे अगेंस्ट अपनी प्रॉक्सी वॉर लॉन्च करे। अभी आप देखें पिछले 2 हफ्ते पहले भी जो लाहौर में धमाका हुआ, उसमें आपको इंडियन एंड अफगान एजेंसीज इन्वॉल्व नज़र आई। तो इसका मतलब ये गठजोड़ भी हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस मौजूदा सूरत हाल में भी और आगे जाके अगर खुदा न खास्ता इंस्टेबिलिटी होती है उस इलाके में, तो पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि सिर्फ बॉर्डर्स के हवाले से ख़तरा है, बल्कि उसके जो दुश्मन हैं उनको खुल खेलने का मौका मिलता है और उसकी वजह से हमारे चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें हम वक्त तैयार रहना चाहिए हर किस्म के चैलेंजेस से निबरद आजमा होने के लिए। जहां हमारी पाक फ़ौज हर वक्त तैयार है, तो वहीं पे हमारे जो सियासतदान हैं उन्हें भी अपने पॉलिटिक्स को इस कदर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि वो किसी भी किस्म के मामलात हों तो उसको निपटने के लिए हम हर वक्त उससे तैयार रहें और अच्छे तरीके से निपट भी लें। एक और हमसाया मुल्क की बात करेंगे और वो हमारा बहुत ही बेहतरीन दोस्त है और उसकी दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की कोई भी मुश्किल हुई हो तो चीन ने सपोर्ट ना किया हो, ऐसा हुआ ही नहीं और ना ही ऐसा हो सकता है। तो चीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें सामने आई। वज़ीर आज़म साहब की हमने तकरीर भी सुनी और जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि बहुत दबाव है लेकिन हम चीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। सवाल बहुत ज़्यादा उठे कि कौन से ममालिक का दबाव है, कौन कहता है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब में भी बयान सामने आ गया, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो कहते हैं जी कोई खुल के नहीं किसी ने हमें कहा अभी तक, ये बातें जो होती हैं ये बड़ी जुमानी किस्म की बातें होती हैं। तो ये जुमानी बातें करता कौन है? डेफिनेटली जी, आपको पता है कि चाइना और अमेरिका एक पावर वॉर में इन्वॉल्व हैं पिछले कुछ अरसे से, और अब सूरत हाल ये है कि ये समझा जाता है कि शायद चाइना टेक ओवर कर ले वर्ल्ड नंबर 1 सुपर पावर पोजीशन अमेरिका से गोइंग फॉरवर्ड। तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर है आपको पता है दबाव किसका हो सकता है, लेकिन ये बात समझने की हमारे लिए भी और हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए डेफिनेटली वो समझते हैं हमसे बेहतर, वो ये है कि अगर मुश्किल तरीन दौर में भी चाइना और पाकिस्तान ने एक दूसरे का साथ दिया है और उस वक्त और ज़्यादा शदीद दबाव हुआ करते थे, तो अब जबकि पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, कर चुकी है, होती भी जा रही है, तो इस वक्त तो इंतहाई नालायकी और बेवकूफ़ी होगी कि हम चाइना के ताल्लुकात को किसी भी सूरत में स्टेक पे आने दें, किसी भी वो तो वाजे कर दिया गया ना कि कॉम्प्रोमाइज़ उस पर किसी किस्म का नहीं होगा, लेकिन ये वाजे नहीं किया गया कि कौन चाह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। एक तरफ से तो डू मोर का मुतालबा भी था, लेकिन हमने एब्सोल्युटली नॉट का भी जवाब दिया। जी बिल्कुल सही है, और ये मेरा ख्याल है ये मौका दोबारा आया कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है इस खत्ते में, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो वेंचर उनका रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है उनको पाकिस्तान की, और आगे भी रहेगी, क्योंकि ट्रेडिशनली इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को इस गेम से आउट करना। तो अगर ये इन्फ्लुएंस अमेरिका का पाकिस्तान पे हो, और पाकिस्तान जिस तरह अड्डों की बात हो रही है और किसी हद तक इस एरिया को कंट्रोल करने की बात हो रही है और पाकिस्तान की सपोर्ट मांगी जा रही है, तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान उनको अगर नहीं का जवाब देता है तो इसका मतलब है कि उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, उन्हें ऑप्शंस तलाश करने पड़ेंगे या कर लिए होंगे उन्होंने। तो चाइना का किरदार इस खित्ते में बहुत मजबूत है और मज़ीद होता जा रहा है। मुझे ये लगता है कि अफ़गानिस्तान में भी आगे आप देखेंगे कि अमेरिकन इन्ख़ला के बाद चाइना अब बड़ा वाज़े तौर पे वहाँ पे इन्फ्लुएंस करता नज़र आएगा, अपनी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकॉनमी के रिवाइवल के हवाले से भी। तो चाइना का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे रोल लगता है, चाइना का स्ट्रॉन्ग रोल लगता है। लेकिन इधर से दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत भी बैठा हुआ है, जिसके अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गठजोड़ हैं, अभी जिसे हमने बाकी की बात भी की। तो इसी तरह भारत जो है वो अपनी लॉबी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो उससे किस तरह से निपटना है, क्योंकि मसले कश्मीर भी है, और अगर कल की खबर को भी देखा जाए तो कश्मीर में मज़ीद 5 लोगों को भी शहीद किया गया, और इस तरह के बहुत सारे जो हमें क्राइसिस नज़र आ रहे हैं खित्ते के अंदर, उससे भी निपटने की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, इंडिया को मौका ज़रूर मिला है, ख़ास तौर पे अमेरिकन जो पॉलिसी चेंज हुई थी, जिसमें अमेरिका ने इंडियंस को, और इंडिया ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अमेरिका के साथ एक बेहतर अलाइनमेंट की जाए, तो उससे फ़र्क पड़ा है। एब्सोल्युटली नॉट के बाद क्या ज़्यादा ताल्लुकात करीब होंगे अमेरिका और भारत के? देखिए, एब्सोल्युटली यस हो या नॉट हो, अमेरिका और भारत ने करीब आना ही है, क्योंकि उनका बिग मोटिव जो है वो चाइना की इस खिते में जो तसल्लुत है उसको किसी हद तक चैलेंज किए रखना है। तो वो तो किसी न किसी सूरत में चलता रहेगा। यानी अमेरिका अपने सुपर पावर को चैलेंज होने से बचाना चाहता है, और भारत जो है वो एशियन टाइगर के टाइटल को बचाना। जी हाँ, वो एशियन टाइगर तो ज़ाहिर चलेगा ही, लेकिन नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि चाइना ने इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा लोहा मनवाया अपना। इंडिया उसमें स्ट्रगल ज़रूर कर रहा है। अभी तो इंडिया की अपनी इकोनॉमी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, तो इंडिया को ये देखें ना, एक जंग के बाद एक मुल्क जो है वो कुछ मुल्कों के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होता है। वो अमेरिका के लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो इंडिया के लिए भी है, वो चाइना के लिए भी है, वो शायद हमारे लिए भी है। अब ये अलग बात है कि इनमें से कौन ज़्यादा फायदा उठा सकता है। बहुत से ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि किस तरीके से हमें इन खतरात से भी निपटना है, क्योंकि जहां अपॉर्चुनिटी है वहां खतरात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो तसद्दुस साहब यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो कौमी सलामती इजलास के मुतल्लिक बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उसमें अदम शिरकत रही और अब बहुत से सवाल जन्म ले चुके हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कौमी सलामती के इजलास की मुतल्लिक अब बात करेंगे। कौमी सलामती का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म साहब उसमें नहीं थे, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए कि वज़ीर आज़म वहाँ पर क्यों नहीं थे, किस वजह से नहीं आए, और हुकूमत की जानिब से और असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से बयान जारी किया गया कि अपोजिशन लीडर्स जो थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो तसद्दुक़ गिलानी साहब, फवाद चौधरी साहब ने तो नाम भी ले लिया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का हमें पैगाम मिला, उन्होंने कहा कि अगर वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। ये आखिर मामला क्या है? ये देखें, शहबाज शरीफ साहब के कहने पे अगर वज़ीर आज़म ने कहीं नहीं जाना तो शहबाज शरीफ साहब से कहते हैं जी आप गवर्नमेंट छोड़ें और हमें आने दें या किसी और को मौका दें, तो फिर वो बात भी सुन लें। तो ये तो कोई बात नहीं है कि इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में आप सिर्फ इस वजह से ना जाएं कि अपोजिशन कह रही है जी आप ना आए। तो मेरा नहीं ख्याल को भी इतना, अगर इस वजह से किया है तो ये आला वजह थी, और अगर किसी और वजह से किया है तो ये कोई अच्छी वजाहत है, मेरा नहीं ख्याल। तो और चूँकि ये बड़ी सिंबॉलिक होती है, जी हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं, और ख़ास तौर पे ख़ित्ते की सूरत हाल इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब है, तो उसमें वज़ीर आज़म का ना होना एक बहुत अजीबोगरीब पैगाम, मानी खेज़ बात है, और मेरा ख्याल इसकी कोई बेहतर एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, और उससे भी बेहतर हो कि वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे अलाइनमेंट कर लें। जैसे कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर होते तो एक अच्छा बयानिया जाता कि पूरी की पूरी सियासी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, और कौमी बयानिए को जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता कि तमाम की तमाम कौम जो है वो एक साथ खड़ी है, और जो इस कौम की के लीडर्स हैं वो भी एक साथ खड़े हैं, अपने
इख्तलाफात के यही बात बावजूद। अभी आप कर रहे थे कि देखें कुछ ना कुछ लाइंस तय करनी चाहिए कि जहाँ पे आप लोगों ने अपने ज़ाती इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात साइड पे रखने और आके इकट्ठे बैठना और मुल्क की जो तकदीर है उसके हवाले से फैसले करने। तो ये बहुत बुरा पैगाम है मेरे ख्याल में कि आप सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे भी, सलामती के इश्यूज़ पे भी आप पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। तो मेरा ख्याल है इसको दोबारा रिपीट भी नहीं होना चाहिए। और अगर ये जो कुछ हुआ है इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी तो ज़रूर हुई होगी या चल रही होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म को लेकिन जो जवाब दिया गया वो कोई मुनासिब जवाब नहीं था। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी, क्योंकि वो नून लीग की तर्जुमान हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मीटिंग जो है वो स्पीकर साहब ने बुलाई और मना कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। ये कैसे हो सकता है? एब्सोल्युटली यही बात है शहबाज, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अपोजिशन के इतने फरमाबरदार बनना है तो फिर तो वो तो बहुत सारी बातें आपसे कहते हैं, मानते जाएं फिर आप। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ख़ास तौर पे कुछ कौमी मामलात ऐसे हैं जिनमें आप किसी सूरत में ये परसेप्शन नहीं दे सकते आउटसाइड कि जी यहाँ पे अपोजिशन का या हुकूमत का कोई इख्तिलाफ है। तो कोई अच्छा हमने जेस्चर नहीं भेजा, कोई अच्छा मैसेज नहीं भेजा हमने आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। लेकिन आपके भी मुताबिक और दीगर लोगों के मुताबिक भी कि ये कोई अच्छा और मुनासिब पैगाम नहीं था, क्योंकि हमें जो पॉलिटिकल साइड पे जो लीडर्स थे वो बिखरे हुए नजर आए। कौमी सलामती के इशू पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंदर की कहानी है वो कुछ अरसे में सामने आ जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। बिजली महंगी हो चुकी है तसद्दुक साहब, क्योंकि पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर LPG की कीमत महंगी हुई और फिर इसी तरह और चीज़ों की कीमतें भी महंगी हुई। तो शौकत तरीन साहब तो कहते थे कि बिजली नहीं महंगी करेंगे, लेकिन 2.97 जो रुपए है वो यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने भी इस चीज़ की इजाज़त दे दी है। पैसे तो जाहिर बात है हमारी जेब से जाएंगे। देखें, शौकत तरीन साहब ने IMF का ये मुतालबा था कि अब बिजली के रेट्स बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा था मैं IMF को इस मामले पर कायल कर लूँगा और हम बिजली का नर्ख बढ़ाने के मुतामिल नहीं हो सकते। यह बड़ा वाज़ेह बयान था। और इसके बावजूद उन्होंने कहा था कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, लेकिन हुआ ये कि प्रैक्टिकली पेट्रोल बढ़ा और साथ साथ आपने तकरीबन 3 रुपए यूनिट बिजली बढ़ा दी। तो इससे आप देखें इनडायरेक्टली कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। गर्मियों का टाइम है, लोड शेडिंग का बुरा हाल है लोगों का। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। 8 से 10 घंटे शहरों में है, तो देहातों का क्या हाल होगा? मैं आपको पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि लोड शेडिंग क्योंकि हमने मिसमैनेजमेंट की अपनी एनर्जी को इंपोर्ट करने में, LPG को इंपोर्ट करने में, उसके अलावा जो बैकअप था हमारा क्रूड ऑयल का, उसके भी ज़खायर का बुरा हाल है। तो हमने वहाँ पे बड़ी मिसमैनेजमेंट। लेकिन अभी तो ये कहा जाता रहा कि बहुत ज़्यादा बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है और बड़ी ज़्यादा है। अब 6000 जो है वो मेगा जो है शॉर्टफॉल हो गया, जो डेफिनेटली ज़ाहिर है एक तो प्रोडक्शन कम होगी, मैंने बताया आपके पास सोर्स ही नहीं है। और कराची में तो 2 पावर प्लांट ऐसे हैं जो कि गैस वगैरह चल ही नहीं सकते। तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई और लोड शेडिंग का ख़तरा था। अब उसके ऊपर आप जाके जब बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं इस गर्मी, शदीद गर्मी के दौर में, जब हर कोई बंदा देखे ना, हम शहरों के आदी हो गए हैं, शहरों में आबादी बढ़ गई है। गाँव के घर होते थे मट्टी के बने हुए, ऊंचे छतों वाले, खुले, जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी एनर्जी की बहुत ज़्यादा सर्वाइवल की। अब तो आपको सर्वाइवल के लिए बिजली की ज़रूरत है। आप सांस नहीं ले सकते पंखे और इवन AC के बगैर। बाज़ जगहों पे AC तो छोड़ें, पंखा तो चले ना। तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक गंभीर सूरत हाल है आम आदमी के लिए। और आम आदमी जो पहले ही सफ़र कर रहे हैं, अभी आपने साथ ही बता दिया कि 17 जो है 17 अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। उसमें आप देखें LNG भी है, उसमें घी भी है, उसमें छोटा और बड़ा गोश्त भी है, उसमें सारी सब्जियां भी हैं उसमें, और सब्जियां महंगी हुई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक दिलचस्प वाक़े को आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक पॉइंट आपसे लेना चाहूँगा कि लाहौर में ये वाक़या हुआ कि सस्ती सब्जी बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे ज़मानत लेना पड़ रही है। अब आप ये कौम को क्या बताना चाहते हैं कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को आपने कोई हिदायत दी है कि भाई इस नर्ख से कम नहीं बेचना, खुदा का खौफ करें। अगर कोई बंदा आवाम को रिलीफ देना चाहता है
तो आपको तो उसको हाईलाइट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोगों को, दूसरों को आप कन्विंस करें, कायल करें, यार देखो तुम भी इस तरह के काम करो। आपने उल्टा काम कर दिया। वो जो अच्छा एक जेस्चर दे रहा था इस कौम को और किसी को सहूलत दे रहा था, किसी गरीब आदमी को, लेकिन अब वो खुद जमानत ले रहा है, तो वो आपको उसने, आपने क्या पैगाम दिया कि उसको अंदर बंद कर दिया और कहा जी आज से कोई सस्ती चीज़ ना बेचे, कम ऑन। तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें जो है ना वो सिंबॉलिकली बहुत ही गलत मैसेज देती। सही, ये गलत मैसेज है और आवाम के लिए सोचना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह महंगाई कम करने के दावे किए थे, उस तरह महंगाई को कम भी होना पड़ेगा, क्योंकि बजट तो आ चुका है। बजट के बाद आवाम को तोहफे भी मिलना शुरू हो चुके हैं और पहले ही महंगाई थी, अब मजीद हो गई है। लेकिन आवाम जो है फिर भी पुरुमीद है कि बेहतरी हो। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।